भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 11। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जोगणिया माता का मंदिर। अरावली के पहाड़ियों के ऊपर माल पर्वत पर विराजमान माता जन जन का कल्याण करती है। अमीर गरीब सभी तरह के भक्त माता के द्वार पर पहुँचते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसी लोक मान्यता को शब्द देती है ये कृति। माँ जोगड़िया को नमन। दिन के 2 बजे कॉलेज की छुट्टी हुई। छात्र छात्राओं की भीड़ गेट की ओर उमड़ पड़ी। तेज कदमों से चलता हुआ सोम जल्दी से गेट के बाहर निकल आया। दाहिनी ओर फुटपाथ पर चलता हुआ वह सिटी बस स्टैंड पर आ खड़ा हुआ। वहाँ लड़के लड़कियों की भीड़ जमा थी। वह एक तरफ आकर खड़ा हो गया और दूर से ही कॉलेज के गेट से बाहर निकल रहे छात्र छात्राओं को देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही अपनी सहेलियों के साथ श्रेया बाहर निकली। सड़क के किनारे खड़े होकर वे सब हंस हंस कर बातें करने लगी। दूर से ही श्रेया के चेहरे को देखकर सोम का मन अभिभूत होने लगा। कुछ समय बाद ही लाल रंग की लंबी होंडा कार कॉलेज के गेट पर आकर ठहरी। आगे की सीट पर बैठे बंदूकधारी गार्ड ने फुर्ती से उतरकर कार के पीछे का गेट खोला। अपनी सहेलियों से विदा लेकर श्रेया कार में जा बैठी। गेट बंद होते ही कार तीव्र गति से सड़क पर दौड़ गई। दूर जाती हुई कार को सोम एकटक देखने लगा। थोड़ी ही देर में कार सोम की नज़रों से ओझल हो गई। सोम का मन प्रसन्नता से भर गया। आज लंच के समय श्रेया ने उससे बात की थी। स्वयं आगे आकर उसके हालचाल पूछे थे। इसका मतलब है कि श्रेया के मन में उसके लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा स्थान है। यह सोचकर ही उसका मन प्रफुल्लित हो उठा था। वह बार बार रोमांचित हो रहा था। खुशी के आवेग में चलता हुआ सोम चेतक चौराहे पर पहुंच गया। वह गणेश होटल में आ बैठा और एक कप चाय लेकर पीने लगा। शहर की सड़कों पर घूम फिरकर लगभग 1 घंटे के बाद सोम हॉस्टल में पहुंचा। बालू गांव से अभी तक नहीं लौटा था। सोम ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोला और कमरे में आ गया। किताबों का बैग टेबल पर रखकर उसने कपड़े बदले। फिर उसने पीछे की खिड़की खोल दी। ताज़ा शीतल हवा का झोंका कमरे में प्रवेश कर गया। खिड़की में से गंभीरी नदी के बहते हुए निर्मल जल को देखकर सोम के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रसन्नचित होकर वह दूर दूर तक फैले हुए चित्तौड़ शहर को देखने लगा। आज श्रेया ने उससे बात की है। यह घटना अभी भी सोम को रोमांचित कर रही थी। कहाँ एक शहर के सबसे धनवान बाप की बेटी और कहाँ एक गरीब भीलड़ माँ का बेटा। उन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस स्थिति में उसका श्रेया के बारे में सोचना भी हास्यास्पद है। अगर श्रेया से मित्रता करनी है तो पहले उसे उसके लायक बनना होगा। अच्छा पढ़ लिख कर ही वह कुछ बन सकता है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा वह श्रेया के मन में अपने लिए स्थान बना सकता है। सहसा पढ़ने लिखने में सोम की रुचि जाग उठी। बैग में से किताबें निकालकर वह तख्ते पर बैठ गया और पढ़ने में तल्लीन हो गया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर सोम चौंक पड़ा। शाम हो गई थी। कमरे में अंधेरा पसरने लगा था। वह किताबों में ऐसा खोया कि समय कब गुजर गया उसे कुछ पता ही नहीं चला था। किताब बंद करके वह फुर्ते से उठ खड़ा हुआ। कमरे की लाइट जलाकर उसने द्वार खोला। कंधे पर भारी बोझ उठाए सामने बालू खड़ा था। मित्र को देखकर सोम प्रसन्न हो गया। अंदर आकर बालू ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ भारी बोझ उतार कर नीचे रखा। निढाल होकर वह तख्ते पर पसर गया और बोला, पूरा 20 किलो का वजन है। बस स्टैंड से कंधे पर उठाकर ला रहा हूँ। मैं तो थक गया हूँ यार। बहुत बड़ी पोटली बांध कर लाया है तू। क्या क्या भर लाया है इसमें? कुछ नहीं यार सोम, खाने पीने का सामान है। नमक मिर्च आटा दाल। माँ नहीं मानी तो जो भी घर में था थोड़ा थोड़ा सब मेरे बांध कर भर दिया। तू गांव से क्या लाया है सोम? मैं क्या लाता, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है यार बालू। मेरी माँ दिन भर जंगलों में भटकती है और वहाँ से सूखी लकड़ियों की मोरी बांध कर लाती है। फिर आसपास के गांव में उसे बेचकर रुपए कमाती है। जो थोड़ा बहुत उसे मिलता है वह मुझे दे देती है। मुझे अपनी दुबली पतली माँ पर बहुत तरस आता है बालू। बेचारी नमक मिर्ची से रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेती है, लेकिन मुझे किसी बात की कमी नहीं होने देती है।
पढ़ लिख कर जल्दी ही मैं माँ का सहारा बन जाना चाहता हूँ यार बालू। अच्छा, तो तू इसलिए पढ़ाई में लगा हुआ था सोम? यह कहकर बालू ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सोम भी उसके साथ हंसने लगा। अचानक उसे कुछ याद आ गया। टेबल पर पड़े हुए बैग में से सोम ने जोगणिया माता की बचा हुआ प्रसाद निकाला और बालू को देते हुए बोला, ले यार बालू, माँ जोगणिया का प्रसाद ले। मैं गांव से जोगणिया माता का प्रसाद लेकर आया हूँ। अरे वाह सोम, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है तूने। माँ जोगणिया का प्रसाद बड़ा चमत्कारी होता है। तू जब भी गांव जाए मेरे लिए माता का प्रसाद अवश्य लाना यार। ये बोलते हुए बालू ने अपने हाथों में प्रसाद लेकर माथे से लगाया और मुंह में डाल लिया। बालू के शब्दों को सुनकर सोम के चेहरे पर गंभीरता छा गई। तख्ते पर बालू के नज़दीक बैठते हुए सोम बोला, तू बिल्कुल सच कह रहा है बालू। जोगड़िया माता का प्रसाद सचमुच चमत्कारी है। माता के प्रसाद ने आज मेरी एक मनोकामना पूरी कर दी है। अच्छा, मुझे भी तो बता, माता ने तेरी कौन सी मनोकामना पूर्ण कर दी है सोम? आज श्रेया ने मुझसे बात की है बालू। श्रेया ने तुझसे बात की है? क्या यही तेरी मनोकामना है? हाँ बालू, जब से मैंने श्रेया को देखा है तब से वह लड़की मेरे मन में बैठ गई है। मुझे लगता है कि वह मेरी कोई है। जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ मेरे अंदर हलचल मच जाती है। कक्षा में मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता था। श्रेया से बात करने की मनोकामना लेकर ही आज मैं जोगण्या माता का प्रसाद लेकर आया था। सुबह पूरी कक्षा में मैंने माता का प्रसाद बांटा था। माता का प्रसाद खाने के बाद श्रेया ने स्वयं आगे आकर मुझसे बात की है। सचमुच माता के प्रसाद में चमत्कार कर दिया है बालू। श्रेया ने तुझसे क्या बात की है सोम? आज लंच के समय जब मैं पार्क में लेटा हुआ था तब उसने आकर मुझे पुकारा था बालू। उसने मेरे हाल चाल पूछे और कई सारी बातें की है। आज मैं बहुत खुश हूँ बालू। यह बोलते हुए सोम प्रफुल्लित हो उठा। सोम के चेहरे के भावों को पढ़कर मंद मंद मुस्कुराते हुए बालू बोला, लगता है तुझे श्रेया से प्रेम हो गया है सोम। नहीं नहीं बालू, ऐसी बात नहीं है। तू भी कैसी बातें करता है यार। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं तेरी जैसे किस्मत वाला नहीं हूँ। अब तू अपनी सुना, क्या हाल चाल है तेरी पुष्पा के? मेरी पुष्पा तो मुझे बहुत चाहती है सोम। उसी की वजह से मैं एक दिन लेट आया हूँ। क्या पुष्पा ने तुझे लेट कर दिया है बालू? हाँ सोम, मैं कल शाम को ही गांव से निकल रहा था परंतु पुष्पा ने इनकार कर दिया। पुष्पा की बात को मैं नहीं टाल सका था और कॉलेज में छुट्टी होने का बहाना बनाकर गांव में एक दिन और रुक गया था। सचमुच तुम बहुत किस्मत वाले हो बालू। सच्चा प्रेम किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरी पुष्पा मुझे प्रेम के साथ पैसा भी देती है सोम। ये देख, इस बार अच्छा खाने पीने के लिए पुष्पा ने मुझे 100 रुपये दिए हैं। अरे वाह, तेरे तो मज़े आ गए बालू। मज़े कहाँ हैं यार, यहाँ आकर मुझे पुष्पा की बहुत याद आती है। मैं यहाँ गिन गिन कर एक एक दिन निकालता हूँ। मेरा मन करता है सोम की पढ़ना लिखना छोड़कर मैं गांव लौट जाऊँ। ऐसी गलती कभी मत करना बालू, नहीं तो जीवन भर तुझे पछताना पड़ेगा। परंतु मुझे तो पुष्पा की बहुत याद आती है सोम। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है यार। इसी में मज़ा है बालू। कभी कभी स्मृतियों में जीने में बड़ा आनंद आता है और फिर प्रेम के लिए थोड़ी सी परेशानी तो देखनी ही पड़ती है। पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिल जाएगी तो हमारा जीवन बन जाएगा बालू। वाह यार सोम, तेरी बात मेरे समझ में आ गई है। नौकरी मिल जाएगी तो पुष्पा से मेरा विवाह भी हो जाएगा। ये बोलते हुए बालू के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। यह देखकर सोम हंसने लगा। बहुत देर तक दोनों मित्र इसी तरह की बातें करते रहे। तो भाई और बहनों, ये था मेरे उपन्यास माँ जोगड़िया का भाग 11। अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।